हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीवी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जनरल मैनेजमेंट की क्लास 19 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल मैनेजमेंट के, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमबीओ। एमबीओ में आपका एम का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट, वी का फुल फॉर्म होता है बाय और ओ का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एमबीओ मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हम बोल सकते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध हिंदी में। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एमबीओ होता क्या है, तो उद्देश्यों का निर्धारण करने और उनके आधार पर संगठन का प्रबंध करने की प्रणाली को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहते हैं। एमबीओ प्रबंध क्षेत्र में नवीन अवधारणा है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्येक काम की प्रत्येक गतिविधि को उद्देश्योन्मुख बनाए रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी टाइप की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और फिर पूछा जाता है कि ये किसका है। जैसे आपसे फर्स्ट पूछ लिया जाए कि उद्देश्यों के निर्धारण करने एवं उनके आधार पर संगठन का प्रबंध करने की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो एमबीओ कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका विकास कहाँ से हुआ था, तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से आशय उद्देश्यों को केंद्र में रखकर प्रबंध का कार्य संपन्न कराना है। कि कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम क्या करें कि उसको हम ऑब्जेक्टिव को सेंटर पर रखकर जो प्रबंध कार्य हैं उनको संपन्न करवाएंगे लोगों द्वारा। ये आपका एचआर का पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड सीलोन द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में किया गया था, लेकिन इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाना पीटर ड्रकर ने किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीटर ड्रकर ने क्या किया है, तो इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है और अल्फ्रेड सीलोन ने इसका उपयोग सर्वप्रथम 1950 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पीटर ड्रकर के अनुसार एमबीओ उद्देश्यों के आधार पर विभागों और कार्मिकों के मध्य सत्ता और उत्तरदायित्व का विभाजन है। तो ये डेफिनेशन भी जैसे आपसे पूछ ली जाए तो आपको इसमें एमबीओ वर्ड यूज करना है कि ये एमबीओ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो एम्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के, तो फर्स्ट यहाँ पर है उद्देश्यों के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना, प्रत्येक कार्मिक के योगदान का मूल्यांकन करना, प्रत्येक कार्मिक के उद्देश्यों को संस्था के आधारभूत उद्देश्यों के साथ संयुक्त करना, अधीनस्थों की कार्य क्षमता को उद्देश्योन्मुख रखकर बढ़ाना। यहाँ पर नेक्स्ट है वेतन एवं पदोन्नति के लिए आधार प्रदान करना, प्रभावशाली नियंत्रण की स्थापना करना, उपलब्धियों उद्देश्यों के द्वारा अभिप्रेरणा देना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है जीआरएस। जीआरएस का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का एक टाइप है और इस मेथड में ट्रेट्स और बिहेवियर दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर, जो ट्रेट्स और बिहेवियर होते हैं जो हमारे लिए क्या है, जरूरी हैं फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए आर लिस्टेड आउट। यहाँ पे उनकी लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, किसकी बनाई जाती है, तो ट्रेट्स और बिहेवियर की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। एंड ईच एम्प्लॉय इज रेटेड अगेंस्ट दीज ट्रेट्स, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेट दिया जाता है इसी ट्रेट्स के अनुसार। ठीक है, द रेटिंग हेल्प्स एम्प्लॉय टू क्वान्टिफाई द बिहेवियर डिस्प्लेड इन इट्स एम्प्लॉय। और ये जो रेटिंग है ये हेल्प करती है क्वांटिफाई एम्प्लॉय के बिहेवियर को, डिस्प्लेड को, और वो किस टाइप का वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी के हिसाब से उनको रेटिंग दी जाती है और फिर देखा जाता है कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, किसने अपना वर्क कंप्लीट किया है, टाइम पर किया है। ठीक है, तो इस टाइप से उनका पूरा जो रेटिंग रहती है वो यहाँ पर चेक की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स माइट भी, कुछ बिहेवियर इस टाइप के हैं जो चेक किए जाते हैं इसमें आपके ग्राफिक रेटिंग स्केल में, जीआरएस में। इनके फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। इन बिहेवियर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है क्वालिटी ऑफ वर्क, टीम वर्क, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, ये सारे कुछ इसमें चेक किए जाते हैं इस टाइप के कुछ बिहेवियर जीआरएस के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आप लोग ई बुक्स के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं
जनरल मैनेजमेंट के भी आपके 400+ MCQ की वो क्या अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं परचेज। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो जनरल साइंस की भी आपको 1100+ MCQ मिल जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और अन्य एग्जाम में जनरल साइंस भी आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर के भी 1000+ MCQ मिल जाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मध्य प्रदेश करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जनवरी से जून का हिंदी में और जनवरी से आपका सितंबर का हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। 1000+ MCQ आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि MP GK के मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और कोई भी क्वेरी हो या आप लोग डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज बस आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अब लेजी फेयर ये आपका क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि लेजीज फेयर क्या है तो इसको हम बोलते हैं आबंध या स्वेच्छा व्यापार। ठीक है, आबंध या स्वेच्छा व्यापार जिसको हम लेजी फेयर बोलते हैं, ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था है को कहते हैं जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए जनरल मैनेजमेंट का। लेजी फेयर को हम आबंध या स्वेच्छा व्यापार बोलते हैं और ये एक आर्थिक नीति या व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसमें लेन देन जो होता है वो कर मुक्त रहता है और सरकारी प्रतिबंध भी नहीं लगाए जाते हैं। सरकारी नियम केवल इतने होते हैं ताकि चोरी और जबरदस्ती हड़पने के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा हो सके। लेसे फेयर फ्रेंच भाषा का वाक्यांश है जिसका अर्थ करने दो, अर्थात जैसा चाहे वैसा करने दो ये होता है। तो अगर आपके पास ये टर्म आता है लेसी फेयर तो आपको ये याद रखना है। यहाँ अगर हम बात करें तो विद्वानों का विचार है कि स्वेच्छा व्यापार वाला राज्य कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यापार को कभी किसी ने अनुमति नहीं दी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ अगर हम बात करें स्टेरियोटाइप की तो यहाँ पर स्टेरियोटाइप से हमारा आशय है किसी सामाजिक समूह जैसे किसी धर्म या जाति के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई धारणा को रूढ़ धारणा या मान्यतावाद या स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, अगर किसी का बिजनेस मतलब कोई किसी से आपने कोई सामान वगैरह खरीदा किसी कंपनी ब्रांड का और आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आपने सभी लोगों को उसके बारे में गलत अवधारणा मतलब कि सही अवधारणा दी है, लेकिन आपने उन लोगों को उसके बारे में जागरूक कराया, उसका प्रचार किया कि ये बेकार है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसकी कंपनी अच्छी नहीं है, ये सारा तो वो किसके अंदर आता है स्टीरियोटाइप के। और अगर आप किसी जाति धर्म वगैरह के बारे में भी आम जनता के मन में कोई जैसे पारंपरिक रूप से धारणाएं रहती हैं उनको रूढ़ धारणा या मान्यतावाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सामाजिक समूह वगैरह में किसी के बारे में बताना, किसी धारणा जाति धर्म के बारे में प्रचार करना या धारणाएं पैदा करना। मान्यतावाद किसी सामाजिक समूह के बारे में सरलीकृत धारणाओं को कहते हैं। प्राय ये धारणाएं वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। मान्यतावाद में प्रयुक्त धारणाएं नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हो सकती है। जैसे सकारात्मक कि आप किसी धर्म वगैरह का प्रचार करते हैं या आप संत बाबा हैं तो आप सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, या सकारात्मक ऊर्जा की और हम क्या करें कि जैसे सभी के प्रति एक समानता दिखाएं, सभी जाति धर्म के प्रति उनका प्रचार करें, तो ये भी सकारात्मक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।